दुबई, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, 7 स्टार होटल्स, महंगी गाड़ियां, ग्लैमर और बहुत सारा पैसा। दुबई का नाम सुनते ही ये सब कुछ जहन में आता है। दुबई को वेगस ऑन स्टेरॉइड्स भी कहा जाता है। दुबई दुनिया की सबसे हॉट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर हर साल तकरीबन 50 से 70 लाख टूरिस्ट घूमने फिरने आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुबई ने तो अगले 20 सालों के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसे विजन 2040 का नाम दिया गया है। लेकिन क्या ये प्लान पूरा हो पाएगा? क्या दुबई हमेशा ऐसे ही ग्रो करता रहेगा? क्या इस सब चमक धमक के पीछे कोई ऐसी हकीकत है जो सबसे छुपाई जा रही है? क्या वाकई दुबई इतना अमीर है और क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? दुबई मिडल ईस्ट में मौजूद बाकी सारे कंट्रीज से बहुत डिफरेंट है। दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दुबई के जीडीपी का सिर्फ 1% ऑयल से आता है, जबकि बाकी 95% टूरिज्म, सी ट्रेड और फाइनेंस से आता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? क्या दुबई ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं है और दुबई की इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे ऑयल का कोई हाथ नहीं? मेरे मुताबिक दुबई का ये क्लेम थोड़ा सा मिसलीडिंग है। कैसे? आए चलते हैं 200 साल पहले, जब 1822 में दुबई 700 से 800 लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। ये सारा गांव उस शहर के कंट्रोल में था, जिसे आज अबू धाबी कहा जाता है। 1833 में अल्बू फलासा नामी एक कबीले ने अबू धाबी के खिलाफ बगावत कर दी और दुबई को अबू धाबी से आजाद करवा लिया। इस सारी मूवमेंट को 2 लोग लीड कर रहे थे, उबैद बिन सैद और मखदूम बिन बुती। और इस आजादी के बाद वही दुबई के मालिक बन गए। सिर्फ 3 साल बाद उबैद बिन सैद की मौत हो गई और मखदूम बिन बुती दुबई का रूलर बन गया और आज की डेट तक इसी खानदान की दुबई पर हुकूमत है। दुबई ने अबू धाबी से आजादी तो हासिल कर ली थी, मगर उसके हालात कोई खास अच्छे नहीं थे। इकोनॉमिकली दुबई बहुत कमजोर था और सिर्फ फिशिंग के जरिए मुश्किल से गुजारा कर रहा था। खैर, 1892 में ब्रिटेन ने दुबई की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले ली और दुबई ने अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना शुरू कर दिया। 1901 में दुबई ने मिडिल ईस्ट का पहला फ्री सी पोर्ट बनाया, जहां पर कोई टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी। इस पॉलिसी के बाद दुबई का पोर्ट पर्शियन गल्फ और एशिया में मशहूर होने लगा। 1906 तक इस पोर्ट से 70,000 टन तक का कार्गो जाना शुरू हो गया। लेकिन इतनी ट्रेड के बावजूद दुबई के हालात कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो रहे थे और उसकी वजह थी टैक्स फ्री पॉलिसी, जिसकी वजह से दुबई को कोई खास रेवेन्यू नहीं आ रहा था। फिर 1908 में एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसमें कई 100 कश्तियां तबाह हो गईं और बहुत से लोग मारे गए। ये मरने वाले वो सारे मछलियां पकड़ने वाले थे जो दुबई की इकोनॉमी को चलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते थे। इस तूफान के बाद दुबई के हालात मजीद खराब होना शुरू हो गए। फिर 1929 में पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इस क्राइसिस ने दुबई को हिला कर रख दिया। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों ने पड़ोसी मुल्कों की तरफ जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1938 में अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने सऊदी अरेबिया में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर कर लिए। अगले 20 साल तक सारी मगरिबी दुनिया सऊदी अरब के ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करने और वहाँ पर पाइपलाइंस बनाने पर बिजी रही और इस सारे अरसे में दुबई बिल्कुल इग्नोर्ड रहा। लेकिन फिर 1950 की दिहाई में दुनिया की तवज्जो सऊदी अरब से हटकर बाकी पर्शियन गल्फ की तरफ हो गई। 1958 में अबू धाबी में तेल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हो गए और यहीं से इस सारे खित्ते की तकदीर बदलने का आगाज हुआ। 1966 में दुबई में भी ऑयल डिस्कवर हो गया। ये रिजर्व्स इतने ज्यादा तो नहीं थे कि दुबई की तकदीर बदलते, मगर दुबई की इकोनॉमी इस डिस्कवरी के बाद थोड़ी संभलना शुरू हो गई। दूसरी तरफ अबू धाबी कई टन ऑयल बैरल्स एक्सपोर्ट कर रहा था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आना शुरू हो गए थे। दुबई भी अब ये बात समझ चुका था कि वो ऐसे देश से लड़ाई नहीं ले सकता जिसके पास पूरी दुनिया के 9% ऑयल प्रोडक्शन हो, और साथ ही में ये बात भी काफी क्लियर थी कि दुबई अपने खुद के सहारे किसी सूरत ज्यादा अरसे तक सरवाइव नहीं कर सकता। खुशकिस्मती से दूसरी ही तरफ अबू धाबी का मालिक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान का भी ये ख्याल था कि अगर इस पूरे रीजन ने तरक्की करनी है तो उसका एक ही तरीका है कि सब एमिरेट्स मिलजुल कर रहें और एक्सटर्नल और इंटरनल खतरात से इकट्ठे एक दूसरे को डिफेंड करें। इसीलिए 1971 में यूएई वजूद में आया, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल कुवैन और फुजैरा शामिल थे। अबू धाबी इस नए कंट्री का कैपिटल बन गया और शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान यूएई के पहले प्रेसिडेंट बन गए और ये था दुबई का टर्निंग पॉइंट। ये सारा जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एयरपोर्ट्स, ये एमिरेट्स एयरलाइन, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के पीछे अबू धाबी की फंडिंग थी। 1990 के बाद दुबई अपने इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मशहूर होना शुरू हो गया। सारी दुनिया से लोग दुबई आना शुरू हो गए। मल्टीनेशनल्स अपने ऑफिसेस दुबई में खोलने लगी और दुबई का पोर्ट एशिया, यूरोप और पर्शियन गल्फ को मिलाने वाला एक ब्रिज बन गया। इसीलिए दुबई ये क्लेम करता है कि ऑयल पे उसकी डिपेंडेंस 1% से भी कम है। लेकिन जब भी दुबई किसी मुश्किल में पड़ता है तो गेस करें कि उसे बचाने कौन आता है? जी हाँ, तेल से माला माल अबू धाबी। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलकर रह गई थी। दुबई का हाल ये था कि लोग अपनी गाड़ियां एयरपोर्ट पर छोड़कर भाग गए थे। दुबई जबरदस्त डेट में चला गया था और तभी अबू धाबी ने इंटरवेंशन की और $10 बिलियन का लोन देकर दुबई को बेल आउट किया।
इसके बदले में दुबई ने इस मशहूर ऊंची बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई से तब्दील करके अबू धाबी के रूलर के नाम पर बुर्ज खलीफा रख दिया। लेकिन इसके बावजूद दुबई का डेट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। 2008 के बाद से दुबई का डेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है। IMF के मुताबिक दुबई का टोटल डेट तकरीबन $80 बिलियन है। इन $80 बिलियन में से $20 बिलियन तो अबू धाबी का लोन है जो अभी तक दुबई ने वापस नहीं किया। अगर 2008 में अबू धाबी ना होता तो दुबई फॉर श्योर डिफॉल्ट कर जाता। तो ये तो हो गया पॉइंट 1 कि दुबई का ये क्लेम कि उसकी इकोनॉमी ऑयल पर नहीं चलती बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुबई की आधी से ज्यादा इकोनॉमी अबू धाबी पर डिपेंडेंट है और अबू धाबी का 85% रेवेन्यू तेल से आता है। दूसरा पॉइंट है दुबई की रियल एस्टेट मार्केट, जहां से दुबई अपना काफी रेवेन्यू जनरेट करता है। 2014 के बाद से दुबई में प्रॉपर्टी प्राइसेस मुसलसल गिर रही हैं। 2021 तक ये प्राइसेस इतनी गिर चुकी थी कि अगर आप 2010 में खरीदी गई अपनी कोई प्रॉपर्टी 2021 में बेचते तो आपको कम से कम 60% लॉस होता। पूरी दुनिया में रियल एस्टेट अप्रिशिएट करती है, मतलब वैल्यू में बढ़ती रहती है, लेकिन दुबई में पिछले 8 सालों में बिल्कुल उल्टा हुआ है। अब एक तरफ तो दुबई में आपको हर तरफ कंस्ट्रक्शन होती नजर आएगी, मगर दूसरी ही तरफ आपको खाली बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स और ऑफिसेस भी नजर आएंगे और इसकी वजह है ओवर सप्लाई। असल में दुबई का मोटो है बिल्ड एंड दे विल कम, मतलब बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स वगैरह बनाओ, बाहर से लोग खुद ही आकर उन्हें आबाद करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी की सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा रही है और इसी ओवर सप्लाई की वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस मुसलसल गिर रही हैं। इसकी एक और बड़ी एग्जांपल है मैदान 1, जो दुबई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के ऊपर 2015 में काम शुरू हुआ, मगर आज 8 साल गुजरने के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर जाया करने के बाद इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने वाला ग्रुप बैंकरप्ट हो चुका है और हर तरफ ऐसी खाली बिल्डिंग्स हैं जिन पर करोड़ों दिरहम्स लग चुके हैं। खैर, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद दुबई की रियल एस्टेट मार्केट को एक मच नीडेड बूस्ट मिला। बेसिकली काफी रशियन एंड यूक्रेनियन बिलियनियर्स जिनकी प्रॉपर्टीज यूरोप में फ्रीज हुई हैं, वो अब दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट पिछले कुछ महीनों में काफी ऊपर गई है। लेकिन ये ट्रेंड जाहिर है टेम्परेरी है, क्योंकि जंग के बाद ये सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा दुबई से निकाल लेंगे। यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि FATF ने दुबई को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ रिक्वायर्ड एक्शंस ना लेने पर ग्रे लिस्ट में भी शामिल कर लिया है और आने वाले दिनों में दुबई की रियल एस्टेट मार्केट इस फैसले से काफी अफेक्ट हो सकती है। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है दुबई एक्सपो। कोविड की वजह से 2020 के बजाय ये एक्सपो 2021 में हुआ और इसे सारे एक्सपर्ट्स अब $1 बिलियन फेलियर कह रहे हैं। पिछले कोई 9 सालों से दुबई इस एक्सपो की तैयारी कर रहा था। दुबई की एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इस एक्सपो से पूरी दुनिया से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठी करके अपनी मार्केट को स्टेबलाइज करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो सका। दुबई एक्सपो एक टूरिज्म स्टंट के अलावा और कुछ नहीं साबित हुआ। इंटरनल ऑडिट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस एक्सपो की इनकम टारगेटेड इनकम से 57% कम थी। ये एक्सपो फेल क्यों हुआ, इसके कई रीजंस हैं और शायद हम इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाएं। लेकिन फिलहाल चलते हैं दुबई का फ्यूचर डिसाइड करने वाले चौथे फैक्टर की तरफ, और वो है दुबई फॉरेन पॉलिसी। पिछले 3 या 4 सालों से UAE ने बहुत एक्टिवली अपनी फॉरेन पॉलिसी को सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी से अलाइन किया है, स्पेशली कतर और ईरान के मामले पर। और उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि UAE ईरान और दूसरे एंटी सऊदी देशों और ग्रुप्स के निशाने पर आ गया है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जनवरी 2022 में अबू धाबी ऑयल फील्ड पर होने वाले मिसाइल अटैक्स, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यमनी हौसियों ने कबूल की थी। ईरान भी ऑलरेडी UAE को इसराइल के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाने के मामले पर थ्रेट कर चुका है। अब दुबई और अबू धाबी को जो चीज दुनिया के बाकी शहरों से डिफरेंट करती है वो है जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सिचुएशन। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हेड ऑफिसेज दुबई में खोलती हैं। लेकिन इस थ्रेट के बाद अगर खुदा न ख्वास्ता दुबई पर एक भी मिसाइल अटैक हो गया तो सारा इन्वेस्टर और बिजनेस कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा और इससे भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा दुबई के टूरिज्म पर, जो उसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। पांचवा और आखिरी फैक्टर है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब दुबई दुनिया के उन चंद कंट्रीज में से है जहां पर 0% इनकम टैक्स है, मतलब आप जो कुछ भी कमाओ आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। दुनिया की सारी टॉप इकोनॉमीज और अमीर तरीन कंट्रीज में भी इनकम टैक्स होता है और इसी टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करती है। इनकम टैक्स का ना होना जहां फॉरेनर्स के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, वहीं दुबई के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि आखिर कब तक वो इस पॉलिसी को लेकर चलता है, क्योंकि दुबई को हर हाल में टूरिज्म के अलावा भी कोई सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। कुछ महीनों पहले ऐसे रूमर्स आए थे कि 2023 में दुबई इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है, मगर अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ। इन पांचों फैक्टर्स को देखते हुए एक बात तो फॉर श्योर है कि दुबई का फ्यूचर अबू धाबी पे डिपेंडेंट है, चाहे वो ग्लोबल ऑयल डिमांड हो या फिर UAE की फॉरेन पॉलिसी जो अबू धाबी ही डिसाइड करता है। दूसरी ही तरफ दुबई को टूरिज्म के अलावा इनकम सोर्सेज डेवलप करने की बहुत शदीद जरूरत है। कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करने की जरूरत है ताकि प्रॉपर्टी की सप्लाई डिमांड से ज्यादा न बढ़े और नतीजतन प्रॉपर्टी प्राइसेस स्टेबल रहे। इसके अलावा दुबई की 90% आबादी इमिग्रेंट्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुबई को यहाँ तक पहुँचने में अपना किरदार अदा किया है, मगर अभी तक कोई भी गल्फ कंट्री फॉरेनर्स को नेशनलिटी नहीं देता और इसीलिए
कोई भी एक्सपैट अपने आप को ज्यादा देर तक UAE से जोड़कर नहीं रखता। अपनी जिंदगी के इतने साल यहाँ पर गुजारने वालों के लिए नेशनैलिटी लाजमी होनी चाहिए। खैर, इस सब के बावजूद इस सहरा में जिस तरह ये शहर खड़ा किया गया है वो अपने आप में एक मिसाल है। पूरी दुनिया में आपको दुबई जैसा कोई शहर नहीं मिलेगा, लेकिन ये चमक धमक कब तक रहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका दुबई के फ्यूचर के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।